सुप्रभात बच्चों, मैं आज मुखलाल संस्कृत उप शास्त्री महाविद्यालय अंदू छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को हिंदी व्याकरण में भावार्थ और व्याख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग भावार्थ और व्याख्या को 3 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहले रचना की समस्या, उसके बाद भावार्थ, फिर व्याख्या। सबसे पहले देखेंगे रचना की समस्या। रचना की समस्या क्या है? तो इस रचना की जो समस्या है, हिंदी रचना की समस्या कुछ इस ढंग का सामान्य समस्या है जिसका सामना कॉलेज और उच्च विद्यालय के माने महाविद्यालय और उच्च विद्यालय के छात्र को करना पड़ता है हमेशा। रचना संबंधी जो विभिन्न तरह के परीक्षा होता है उसके प्रश्न पत्र में अर्थ, भावार्थ, व्याख्या इत्यादि यही सब प्रश्न दिए जाते हैं। लेकिन बहुत से छात्र जो है बहुत सारा छात्र इसका सही से उत्तर नहीं लिख पाता है। इसके क्या कारण है? तो इसके बहुत से कारण हैं। मेन कारण यह है कि जितना भी स्कूल कॉलेज है उसमें इसके अध्ययन अध्यापन पर समुचित ढंग से ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप छात्र जो है अर्थ, भावार्थ, व्याख्या, सारांश, सार इस सब का मूल अंतर जो है जो नहीं समझ पाता है, और वही नहीं समझने के कारण परीक्षाओं में कुछ पूछा जा रहा है या कुछ अलग चीज़ का वो उत्तर लिख देता है। तब इसको समझिए कि भावार्थ क्या है, व्याख्या क्या है। तो सबसे पहले भावार्थ के संबंध में हिंदी का एक विद्वान है, उनका कथन है कि भावार्थ संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। इसे व्याख्या के रूप में नहीं होना चाहिए। केवल अन्वयार्थ जो है कोई भावार्थ नहीं समझना चाहिए। इसको लिखने में इसमें 3 बात जो है वह स्पष्ट है। क्या है? तो भावार्थ संक्षिप्त होना चाहिए, और दूसरा है कि भावार्थ व्याख्या के रूप में नहीं होना चाहिए, और तीसरा है कि भावार्थ में अन्वयार्थ भी नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ पर हम लोग को ध्यान देना है इसमें भावार्थ में। अंग्रेजी जो शब्द है, अंग्रेजी के सब्सटेंस और हिंदी के भावार्थ दोनों का जो लिखने का विधि है यह बहुत हद तक दोनों साम्य है। भावार्थ की विधि जो है वह गागर में सागर भरने की चेष्टा है। इसका मूल अवतरण का कोई भी भाव या विचार छूटना नहीं चाहिए। इसकी शैली जो है वह सामासिक होना चाहिए। भावार्थ में कोई भी विषय को बढ़ा चढ़ाकर कहने का अवसर नहीं रहता है। हालांकि भावार्थ की लंबाई चौड़ाई की अंतिम सीमा नहीं बांधी जाती है, लेकिन आशय या भाव के प्रतिकूल उसे मूल अवतरण का कम से कम आधा तो होना ही चाहिए। भावार्थ की प्राथमिक विशेषता जो है वही उसकी संक्षिप्तता है। हम लोग थोड़े में सब कुछ कह जाएं, यही इसकी यानी भावार्थ की पहली शर्त है। फिर भी भावार्थ जो है संक्षेपण से बिल्कुल भिन्न है। यह नहीं है कि संक्षेपण और भावार्थ दोनों एक है, संक्षेपण से ही बिल्कुल भिन्न है। इसके लिए कुछ आवश्यक निर्देश है भावार्थ के लिए। उसमें हम लोग को कुछ बात है, कुछ ऐसा अति उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे क्या? तो सबसे पहले मूल अवतरण जो है उसका 2-3 बार बढ़िया से पढ़िए, ध्यान देकर पढ़िए, और फिर उसके विचारों को नीचे अंडरलाइन कीजिए, रेखांकित कीजिए। और दूसरा है कि व्यर्थ बातों या शब्द जो है उसमें जितना भी व्यर्थ बात है या शब्द है उसको हटा दीजिए। अब कीजिएगा कि जो रेखांकित वाक्य है और शब्द है दोनों को मिलाकर सार्थक वाक्य बना लीजिए।
रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए कुछ अलग से भी शब्द लिए जा सकते हूँ, और इस प्रकार भावार्थ की जो रूपरेखा है ना वह तैयार हो जाएगी। और अगला है कि व्याख्या की तरह विषय का लंबाई चौड़ाई व्याख्या करने या प्रत्येक पंक्ति या वाक्य का विस्तार करने या अपनी ओर से टीका टिप्पणी करने का इसमें कोई आवश्यकता नहीं है भावार्थ लिखने में। और एक बात है कि भावार्थ का भाषा जो है स्पष्ट होना चाहिए और सरल होना चाहिए। जो मूल अवतरण दिया हुआ है उसमें दिए गए शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग जो है वह नहीं करना चाहिए। अलंकारिक शब्दों या भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए इसमें, ये भी ध्यान रखना है। भावार्थ में भावों का पदान्वय नहीं होना चाहिए। समूचे अवतरण को पढ़ लेने के बाद हमको हमें यह सोचना चाहिए कि मूल के सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक भाव इसमें आया है कि नहीं। यदि कोई विचार और छूट गया है तो उसको उसके स्थान पर समाविष्ट कर देना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि गद्यांश या पद्यांश में आए विचारों को संक्षेप में सरल भाषा में लिख देने के प्रयास को भावार्थ कहते हैं। इसमें खंडन मंडन या टीका टिप्पणी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। परीक्षार्थी जो है या विद्यार्थी को अपनी ओर से कोई भी बात घटाने या बढ़ाने का अधिकार इसमें नहीं है। जैसे उदाहरण एक आप लोग देखिए, एक भावार्थ है, एक भावार्थ अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए। जैसे भावार्थ है, भावार्थ का एक उदाहरण है कि एक मूल अवतरण है, मूल अवतरण लिखिए। मूर्ति तैयार हुई, शिल्पी उसे लेकर बाजार गया, पर दुर्भाग्य वह न बिकी। अब कौन मुंह लेकर घर लौटे? आखिर घर तो लौटना ही था। उसे देखते ही बच्चा बतासा बतासा चिल्लाता हुआ दौड़ा और उसके आगे अपने हाथ फैला दिए। शिल्पी के मुंह से कोई शब्द न निकला। वह बच्चे को अपनी गोद में चिपकाकर रोने लगा। जिसने पूंजीवाद की सृष्टि की थी, जिसने प्रकृति के भंडार पर इसका उसका इतना उतना अधिकार होने की व्यवस्था की थी, जिसने भू के पग पग का बंटवारा किया था, क्या उसकी बुद्धि यहाँ तक पहुँची थी कि किसी दिन मानव संसार ऐसा हो जाएगा कि कुछ लोग सुमन शैया पर आराम से लेटे लेटे मेवा मिष्ठान उड़ाया करेंगे और कुछ लोग पसीने के रूप में दिन रात रक्त बहाने पर मुट्ठी भर चने तक न पा सकेंगे। यह मूल अवतरण है। अब इसका भावार्थ लिखना है। इसका भावार्थ क्या लिखिएगा, खुद से लिखिए और उसका न हो तो उत्तर लिख लीजिए, मिलाइएगा। भावार्थ इसका है कि आज पूंजीवाद का भीषण रूप देखने को मिलता है। कुछ लोग बिना हाथ पैर डुलाए ही मालपुआ चाटते हैं और सुख का जीवन व्यतीत करते हैं, और कुछ लोग कठिन परिश्रम करके भी भर पेट अन्न नहीं पाते। आज दौलत के बाजार में कला को कोई नहीं पूछता। कलाकार भूखों मरता है और अपनी तमाम कलाओं के रहते हुए भी अपने बच्चे को बतासा भी खरीद कर नहीं दे सकता। यही इसका भावार्थ हुआ। तो इसका मूल अवतरण भी बताए और इसका भावार्थ भी बताए। इसी प्रकार कुछ और आप लोग अपना बुक से मूल अवतरण लिख करके और उसका भावार्थ लिखने का अभ्यास कीजिए। अगले क्लास में व्याख्या के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज के क्लास में इतना ही। तब तक के लिए
आप सभी बच्चों को शुभ दिन।